उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं विजय विजय सर, हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। देखते हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो हम लोग देखेंगे पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें मन को पीपल के पत्ते के समान डोलना बताया गया है कि वो हिलता रहता है, मतलब चंचल रहता है। तो यहाँ मन प्रस्तुत है यानी उपमेय है, और पीपल का पत्ता उपमान है यानी अप्रस्तुत है, वो है नहीं यहाँ। और वाचक शब्द सरिस है यानी बताया गया, समानता बताई गई है। और ये डोलना साधारण धर्म है, इसका गुण है डोलना। पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है, चंचल रहता है। उसी तरह मन को बताया गया है कि पीपल के पत्ते के समान चंचल होता है। यानी यहाँ उपमेय की उपमान से समान गुण धर्म के आधार पर समानता बताई गई है। अतः यह यहाँ पर जो है ये उपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ उपमा दी गई है, समानता बताई गई है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है धतूरा, डोरा, जुआ, सभी। हम लोग देखते हैं कि धतूरा, इसका तत्सम धरतुर होगा। डोरा का डोरक या सूत्र भी होता है। जुआ का द्वित। तो ये सभी हम देख रहे हैं कि तत्सम नहीं है, यानी कि सभी तद्भव है। तो यह ऑप्शन डी में सही है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही आंसर है 10। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। इनमें से सही शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्जवल, उज्ज्वल। इनमें से सही शब्द है डी, उज्ज्वल। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? पाली संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत। इनमें से हम देखते हैं कि अपभ्रंश, सी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है? यह 351 में अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न चलते हैं। ग, ज, छ, च, ट इनमें से तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? हम लोग देखते हैं कि घोष यानी जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ में, गले में जो है कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें सघोष कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। और अल्प प्राण और महाप्राण भी होते हैं। तो इनमें से महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं? तो इसमें कोई भी नहीं ऐसा है जो कि महाप्राण, तालव्य भी हो, महाप्राण हो और घोष हो, सघोष हो, इनमें कोई भी नहीं है। अतः ऑप्शन ए सही होगा, 0 होगा। महाप्राण उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से श्वास अधिक निकलती है, और ये किसी वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। यानी कि ख, जैसे ख है, घ है, इस तरह से जो वर्ण है जो सेकेंड नंबर पर है या ये 4th नंबर पर है, चौथे नंबर पर, ये महाप्राण होते हैं। इनके उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है, इसको हम महाप्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। ये पहला होता है वर्ण, तीसरा होता है और 5वां होता है। जैसे कि क, ग और अंग किसी वर्ग का कोई और भी हो सकता है। च, ज, इया भी हो सकता है। किसी वर्ग का पहला, तीसरा या 5वां हो, उसे अल्प प्राण हम कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। यह किसी वर्ग का दूसरा
और चौथा वर्ण होता है। इसको महाप्राण और इसको अल्प प्राण कहते हैं। तो प्रश्न में था तालव्य महाप्राण घोष वर्ण किसे कहते हैं, मतलब इसमें से छांटना था कि कौन से वो है जो तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष या सघोष भी है। तो तालव्य यानी च छ ज झ ई। तालव्य यानी जो तालु से बोले जाते हैं, जीभ जो है तालु का स्पर्श करती है जिन वर्णों के उच्चारण में, उसे तालव्य कहते हैं। तो च छ ज, तो हम देख रहे हैं कि इसमें से च भी है, छ भी है, ज भी है, तीनों है। अब देखते हैं कि महाप्राण है कि नहीं। तो महाप्राण की परिभाषा है किसी वर्ग का दूसरा होगा या तो चौथा होगा। तो देखते हैं दूसरा और चौथा है कि नहीं। च छ तो है, दूसरा है, छ है, इसके बाद चौथा नहीं है, ज छ नहीं है, तो छ है इसमें, यानी कि छ है, महाप्राण ये है। तो ये तालव्य हो गया, महाप्राण भी हो गया। इन जो 5 वर्ण है इनमें से 6 ऐसा है जो तालव्य भी है, महाप्राण भी है, क्योंकि इस नियम का पालन वो कर रहा है, क्योंकि वो किसी वर्ग का दूसरा और जो चौथा होता है उसको महाप्राण कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है। अतः यह 6 जो है इस नियम का पालन यहां तक कर रहा है। अब देखते हैं घोष यानी सघोष है कि नहीं है। घोष का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में गर्दन में कंपन होता है, गले में कंपन होता है, उसे हम सघोष कहते हैं। यानी अधिक कंपन होता है गले में उच्चारण करते समय, जब उच्चारण करते हैं तो अधिक कंपन होता है, तो उसे हम सघोष कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। तो हम देखते हैं कि छ के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है, इसलिए यह छ जो है ये सघोष नहीं होगा बल्कि ये अघोष होगा। ये यहां पर है कि छ जो है तालव्य तो है, महाप्राण भी है और अघोष वर्ण है। तो इसमें हम लोग देखें कि इन 5 में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तालव्य हो, महाप्राण भी हो और सघोष भी हो। 6 तो था, ये 2 का पालन कर रहा था, तालव्य भी है, महाप्राण भी है, लेकिन सघोष नहीं है बल्कि अघोष है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। अतः ऑप्शन उसमें जो पहले हम लोग पढ़े हैं उसमें शून्य वाला ही सही है, इनमें से कोई नहीं है, यानी 0। धन्यवाद। होगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो देखते हैं हम लोग आग्नेय धनास्त्र, आग्नेय धन यास्त्र, आग धन न्यास्त्र। तो हम लोग देखते हैं संधि विच्छेद कर लेते हैं। आग्नेय धन अस्त्र, इसका अलग अलग कर लेते हैं। और यहाँ य में अ है और अ में अ है, दोनों मिलके आ हो रहा है, जो कि दीर्घ स्वर संधि में होता है। समान वर्ण मिलते हैं, मात्रा दीर्घ हो जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। आग्नेयास्त्र होगा, अतः ऑप्शन ए सही है, आग्नेय धन अस्त्र, यही सही होगा। धन्यवाद।